Hello students, welcome once again. In this video, we will continue our chapter 5 in civics and the title of this chapter is Judiciary. So, let's start the chapter with the remaining points. Our first point is what are the different branches of the legal system. The above case of Dohri death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. जो हमने केस स्टडी की जो डोहरी डेथ के बारे में हमने पढ़ा इसमें ये कंसीडर हुआ ये एक क्राइम है सोसाइटी के खिलाफ वायलेशन है लॉज की इन एडिशनल टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस एंड इन योर चैप्टर 4 you have read how a new civil law was passed in 2006 to protect women's against domestic violence. जो women's के ऊपर जो domestic violence होता है उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 2006 में एक सिविल लॉ पास किया गया था. Look at the following table to understand some of the significant difference between criminal and civil law. चलिए एक छोटी सी झलक लेते हैं, स्मॉल ग्लिम्प्स लेते हैं इस नीचे वाले टेबल का जिसमें हमें डिफरेंसेस शो हो रहे हैं क्रिमिनल और सिविल लॉ में. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रिमिनल लॉ. डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस. फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डोहरी मर्डर, ये सब क्रिमिनल लॉ के अंडर में आते हैं. इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉडिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court. ये स्टार्ट होता है एक FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ जो पुलिस अपने यहाँ लिखती है और उसके बाद जो क्राइम होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करती है ये फाइल करने के बाद. If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. अगर किसी कोई गुनहगार मिलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है और उस पर फाइन भी चार्ज किए जाते हैं. द सिविल लॉ टेल्स अस डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई हार्म पहुंचाता है, इंजरी उसके किसी भी राइट को इंजर्ड करता है. एग्जाम्पल के लिए किसी भी लैंड को सेल करने के लिए सेल को लेके किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी गुड्स को परचेज़ करके किसी तरह का डिस्प्यूट या फिर रेंट को के मैटर्स को लेके कोई भी मामला हो या फिर डिवोर्स के केस हो, ये सब सिविल कोर्ट में जाते हैं. एक पिटीशन फाइल की जाती है कोर्ट के अंदर और जो पार्टी अफेक्टेड होती है वो इस पिटीशन को फाइल कराती है. एक रेंट मैटर में आइदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केस. एक रेंट मैटर में एक जो लैंडलॉर्ड होता है वो एक केस फाइल करा सकता है. द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ फॉर, कोर्ट की तरफ से स्पेसिफिक रिलीफ के लिए बोला जाता है. फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर टू फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड. अगर किसी भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट का मामला होता है तो कोर्ट उस लैंडलॉर्ड को बोलती है कि वो अपने टेनेंट से जो भी उसका रेंट पे उसके घर में रहता है वो उसके फ्लैट को वैकेटेड कर दे, खाली कर दे और जो उसका पेंडिंग रेंट है वो भी पे कर दे. तो दोनों अलग अलग तरह की कोर्ट्स में जाके क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं हम हैरेसमेंट के केसेस को लेके या फिर डोहरी के केसेस को या मर्डर के केसेस को. दिस केसेस आर अंडर द क्रिमिनल लॉ. और किसी भी तरह का डिस्प्यूट वो लैंड को लेके हो, किसी गुड को परचेज़ करने को लेके हो या फिर डिवोर्स मैटर हो, ये सब सिविल कोर्ट के अंडर में आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट. क्या हर इंसान कोर्ट तक पहुंच सकता है. इन प्रिंसिपल ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री. जो प्रिंसिपल है उनके अकॉर्डिंग, जो सिद्धांत है उनके अकॉर्डिंग हर सिटीज़न इंडिया का, एवरी सिटीजन इंडिया का कोर्ट में जा सकता है. दिस इम्प्लीज दैट एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट. और हर सिटीज़न को कोर्ट के थ्रू जस्टिस पाने का राइट है. एज यू रीड अर्लियर द कोर्ट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स. हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने में कोर्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. इफ़ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट their rights are being violated then they can approach to the court for justice to done. While the courts are available for all, जबकि कोर्ट सबके लिए अवेलेबल है,
In reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं और इन गरीब लोगों का इन कोर्ट तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम. जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मनी की और पेपर वर्क की नीड होती है और इसमें एक लंबा टाइम भी लगता है. और एक पुअर पर्सन के लिए जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता और उसकी जो डेली वेजेस होते हैं उसी पर उसकी फैमिली डिपेंड करती है, वो कोर्ट तक पहुंचने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता. In response to this, the Supreme Court in early 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में क्या बोलेंगे इसको मैकेनिज़्म स्टार्ट किया, एक नया तरीका ढूंढा जिससे कि लोग जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर उसे PIL पिल भी बोलते हैं, ताकि लोग कोर्ट की तरफ ज़्यादा जाएं. इट अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ पिल इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु राइट्स वर बीन वायलेटिंग. इसमें यह अलाउ किया गया कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक पिल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी के भी बिहाफ पे जिसके राइट्स को वायलेटेड किया जा रहा है, कोर्ट में अपील कर सकती है. द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर टू टेलीग्राम एड्रेस द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ पिल. ये लीगल बहुत ही जो लीगल प्रोसेस थी वो बहुत ही सिंपल थी. इसमें एक लेटर या टेलीग्राम जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम से जाएगा उसे एक पिल के रूप में ट्रीट किया जाएगा. इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआत के सालों में PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशूज, जैसे कि रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was completed. इस तरह की जो PIL कुछ सालों में डाली गई उसमें सिक्योर किया गया जस्टिस को. बहुत बड़ी सारे मुद्दे इसमें उठाए गए, जैसे कि जो कुछ लोग थे जिनको बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी इन ह्यूमन वर्क कंडीशंस में. इसके अलावा बिहार के अंदर जो लोग जेल में बंद थे जिनका पनिशमेंट टाइम भी कंप्लीट हो चुका था फिर भी उनको रिलीज़ नहीं किया गया था, इन सब के लिए बिहाफ में इस तरह की PIL कोर्ट में डाली गई. डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज़ बिकॉज ऑफ पिल. क्या आप जानते हैं जो मिड डे मील स्कीम है चिल्ड्रंस को जो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल के, वो भी एक PIL के थ्रू ही पहुंची है. फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज़ एक्सेस टू जस्टिस. एक कॉमन इंसान के लिए कोर्ट तक पहुंचना का मतलब है न्याय तक पहुंचना. द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड एज यू शो इन द अबव केस. आपने ऊपर वाले केस में देखा कि कोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को बचाने में. जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके थ्रू हमें राइट टू लाइफ मिला है, उसके साथ साथ उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड किया गया है. दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड फॉर इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम. और इसमें ये ऑर्डर दिया गया हर स्टेट को कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे लोगों को खाना भी मिल सके मिड डे मील स्कीम के साथ साथ. However, there were also court judgment that people believe work against the best interest of the common person. जबकि जो कोर्ट का जजमेंट होता है लोगों का मानना है कि ये बेस्ट इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग जो कॉमन पर्सनस होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते. एग्जाम्पल के लिए एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इशू कंसर्निंग द राइट to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on eviction are a far cry from earlier judgment. एग्जाम्पल के लिए कुछ एक्टिविस्ट जो सुधारक होते हैं वो वर्क करते हैं कुछ इशू को लेकर, जैसे लोगों को, गरीब जो लोग हैं उनको घर मिल जाए. उनका मानना है कि एक जजमेंट या फिर एविक्शन है जो अभी जिसके लिए कोई भी किसी तरह का जजमेंट नहीं लिया गया. वाइल रिसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू दैट द स्लम ड्वेलर एज encroacher in the city. Earlier judgment, like in 1985 Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation,
had tried to protect the livelihood of slum dwellers. बल्कि इसके अगेंस्ट तो जजमेंट आया कि कुछ स्लम ड्वेलर्स है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों के अंदर सड़कों के बीच में या कहीं भी अपनी झोपड़ियाँ बना के रहना शुरू कर देते हैं 1985 में। उससे पहले उनके अगेंस्ट कोर्ट की तरफ से कुछ डिसीजन लिए गए और इन डिसीजंस के अगेंस्ट ओल्गा तेलीज और मुंबई कॉरपोरेशन ने आवाज़ उठाई और उन्होंने जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनकी लिवलाइवहुड को प्रोटेक्ट करने की ट्राई किया। The judgment of Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation established the right to livelihood as the part of the right to life. जो जजमेंट था कोर्ट का ओल्गा तेलीज और वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसमें एस्टेब्लाइज किया कि राइट टू लिवलाइवहुड राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम जजमेंट पॉइंट टू द वे इन विच द जज लिंक्ड द इशू टू ऑफ द राइट टू लाइफ ऑफ दैट ऑफ लिवलाइवहुड। सो another issues that affect the common person's life access the judgment to inordinately long number of years that courts take to hear a case। दूसरे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉमन पर्सनस को, जो काफ़ी बड़ी संख्या में जस्टिस तक सालों लग जाते हैं किसी एक केस की सुनवाई के लिए। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यही इसके लिए ही ये फ्रेज़ आया है निकल के, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, देरी से जस्टिस नहीं मिलता, यानी कि देरी हुई तो मतलब जस्टिस भी नहीं मिलेगा। इज़ ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज दैट दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक। ये इसलिए ये दिया गया है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा ले लेती है कोर्ट किसी भी मैटर में डिसीजन में। इन अ स्पीच मेड ऑन 26 नवंबर 2007 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG Balakrishna noted that the Indian judiciary consists of one Supreme Court with 26 judges, 21 High Court with a section strength of 725 judges, working strength of 597 as on 1 March 2007, and 14,477 subordinate courts and judges, working strength of 11,767 as on 31 December 2006। एक स्पीच में 26 नवंबर 2007 में जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के KG बालाकृष्णा ने नोट किया कि जो इंडियन जुडिशियरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 26 जज हैं, हाई कोर्ट के अंदर 21 जज हैं, जबकि जो स्ट्रेंथ है सेक्शंस की वो 725 जज की है। इसके मुकाबले यानी कि बहुत कम जजेस हैं अपॉइंट किए गए हैं। नाउ नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया, फर्स्ट नेम ऑफ द कोर्ट, सेकंड सेक्शन स्ट्रेंथ, थर्ड वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंसीज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेक्शन स्ट्रेंथ है 31, वर्किंग स्ट्रेंथ है 225 और वैकेंसी है ओनली 6। हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन स्ट्रेंथ है 1079, वर्किंग स्ट्रेंथ है 687 और वैकेंसीज़ खाली हैं 392। ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें सेक्शन स्ट्रेंथ है 21,320, वर्किंग स्ट्रेंथ है जो लोग वर्क कर रहे हैं वो है 16,383 और वैकेंसीज़ जो खाली हैं वो है 4,937। इसका मतलब जितनी भी वर्किंग सेक्शन स्ट्रेंथ है उसके कंपैरिजन में जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली हैं। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। इस कमी के बावजूद भी इससे मना नहीं किया जा सकता, इसे नहीं नकारा जा सकता कि जो जुडिशियरी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर, सर्विंग एज अ चेक on the power of the executive and the legislature as well as in protecting the fundamental rights of citizen। और टाइम पर ये चेक करती है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे और वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली envisioned a system of court with an independent judiciary as a key feature of our डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने ये बहुत सही किया
कि जो कोर्ट का सिस्टम बनाया उसे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये की फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका एक की फीचर है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारी जुडिशरी फ्री है। कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो अदर फॉर्म्स है हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की, वो जुडिशियल सिस्टम में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती। और हमारी जो उनके अगेंस्ट जाके भी जो कोर्ट्स होती हैं वो उनके अगेंस्ट भी किसी भी तरह के डिसीजंस लेने में के लिए फ्री हैं। और हमारे यहाँ कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर कोर्ट्स प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द citizen. So our 5th chapter in civics is complete here. Thank you.